हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जानते हैं कि लिबरलिज्म का ग्लोबल एज में क्या सिग्निफिकेंस है, या लिबरलिज्म कैसे ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट किया है। या बहुत क्वेश्चंस अराइज होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या लिबरलिज्म ग्लोबल लिबरलिज्म बन गया है। क्यों क्यों ऐसा क्वेश्चन आता है? क्योंकि लिबरलिज्म जनरली बोलते हैं कि थॉट है, आइडिया है वेस्टर्न कंट्रीज का, वेस्टर्न वर्ल्ड का। तो क्या ग्लोबलाइजेशन की एज में, जब कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बॉर्डर ब्लर हो रही हैं और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या लिबरलिज्म का जो आइडिया है, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, जैसे कि टॉलरेशन, जैसे कि जस्टिस, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, ये सारे आइडियाज क्या ग्लोबल हो चुके हैं? क्या इन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल चुका है? तो इसे हम एनालाइज करेंगे। हम ग्लोबलाइजेशन की एज में देखेंगे कि लिबरलिज्म के 3 फेसेस हैं: नियो लिबरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी और एथिकल डायमेंशन लिबरलिज्म का ग्लोबलाइजेशन की एज में। मतलब कि जो वैल्यूज लिबरलिज्म की हैं वो वैल्यूज ग्लोबली एक्सपैंड हुई हैं, उनका हम एक्सपेंशन देखेंगे। लिबरल वैल्यूज का, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, एक एक करके इन्हें एनालाइज करते हैं। नियो लिबरलिज्म इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है ग्लोबलाइजेशन से कि बहुत बार नियो लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन को एक ही तरह का फिनोमिनन मानते हैं, एक ही फिनोमिनन का पार्ट मानते हैं। कैसे और क्यों, इससे पहले हम जानते हैं कि नियो लिबरलिज्म कब अराइज हुआ था। बेसिकली ये 1970s के बाद हुआ था स्टार्ट, जब बहुत सारी इकोनॉमीज फेल होने लग गई थी। वो कीन्स का मॉडल जो फेल होने लग गया था, तब न्यू लिबरलिज्म अराइज हुआ था। हमने पढ़ा है इससे पहले भी कि हाइक, नॉजिक, फ्रीडमैन, ये सब हैं न्यू लिबरलिज्म के प्रोपाउंडर। तो देखते हैं कि क्यों हम बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन को एक ही फिनोमिनन का पार्ट। उसके रीजंस हैं। पहला कि ग्लोबलाइजेशन के इस एज में कंट्रीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट सीख कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या ट्रांसनेशनल कंपनी उनके यहाँ से रेलोकेट ना हो। ये बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत रेलेवेंट है अभी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप देखें कोविड टाइम्स में जो है, चाइना से कंट्रीज रेलोकेट करना चाह रही हैं, लेकिन चाइना इसको रिटेलिएट कर रहा है। और अगर अभी देखें कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो एफडीआई पॉलिसी को ईज कर रही है, एफडीआई को एक्चुअली वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए लेबर नॉर्म्स को भी ईज करने की कोशिश करती है। तो ये सब क्यों कर रही है? क्यों सरकारें ऐसा कर रही हैं? क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके देश में इन्वेस्टमेंट आए। दूसरा रीजन ये है कि एक्चुअली जो कीन्स का मॉडल था, याद है उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था, बहुत हाई था अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब कीन्स ने ये प्रपोज किया था कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, उससे अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा। लेकिन उससे क्या साथ में हो रहा था, फ्रीडमैन ने उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए भी बोला था कि ये एक्चुअली इन्फ्लेशन कॉज करे। तो सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये एक इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है जब गवर्नमेंट स्पेंड ना करे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो इकोनॉमी में, क्योंकि मार्केट फोर्सेस रहेंगी। इन्फ्लेशन कब आ जाएगा? जब गवर्नमेंट स्पेंड करने लग जाएगी। क्योंकि कोविड टाइम में, अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, कोविड टाइम्स में इंडियन गवर्नमेंट, इतने सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को बहुत स्पेंड करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के साथ एक फियर भी है, उनकी पॉलिसीज में एक फियर भी है कि कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में बिना मेहनत का पैसा दिया तो उनका वो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच कॉज करेगा, और उससे क्या होगा कि जितना डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन कॉज होगा। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर एक्चुअली क्या हुआ कि सारी गवर्नमेंट्स जनरली सिर्फ रेगुलेशन का काम करने लग गई, और उनका काम सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर ज्यादा फोकस करने लग गई। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। कैसे? क्योंकि इंपोर्ट, जो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है, जो प्राइस है, कॉस्ट है जो इन्फ्लेशन का, जो प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट है वो कम होगा। अगर रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट कम होगा तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा,
तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम रहेगी मार्केट में। सिमिलरली थर्ड रीजन जो है नियोलिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन को एक साथ देखने का, क्योंकि क्या हुआ कि 1990s के अराउंड यूएस ने रिकवरी रिवाइवल दिखाया इकोनॉमिक ग्रोथ में, और दूसरी इकोनॉमीज जो अदर फॉर्म ऑफ नेशनल कैपिटलिज्म जैसे कि जापान और जर्मनी दिखा रही थी, तो वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रही थी। तो कंट्रीज आप देखेंगे कि इंडिया भी पोस्ट 1991 एलपीजी रिफॉर्म लेकर आई। क्यों? क्योंकि वो ये एक्चुअली न्यू लिबरलिज्म पर ही बेस्ड है। तो ये सारे रीजंस है कि न्यू लिबरलिज्म को और ग्लोबलाइजेशन को हम एक साथ देखते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं। न्यू लिबरलिज्म के बहुत न्यू लिबरल्स जो करते हैं, क्लेम करते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। ये आइडिया कहाँ से आता है? ये एक्चुअली आइडिया आता है कमर्शियल लिबरलिज्म में, जिस पर बेस्ड थे डेविड रिकार्डो, रिचर्ड कॉब्डन, जॉन ब्राइट। इनका कहना था कि न्यू लिबरलिज्म या फ्री मार्केट का अपना ही वर्च्यू है। कैसे वर्च्यू है? आप इमेजिन करिए कि अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड में इन्वॉल्व है तो वो कभी भी वॉर में नहीं जाएंगी, क्योंकि एक का पीस, एक की स्टेबिलिटी इकोनॉमी की, एक की स्टेबिलिटी पॉलिटी की दूसरे के ट्रेड, दूसरे के इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगी। इसे गॉब्डन बोलते हैं द बॉन्ड्स ऑफ एटर्नल पीस। कैसे? आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि चाइना और यूएस में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, ट्रेड वॉर भी हुआ, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे को अग्रेशन नहीं दिखाया। रीजन इसका ये है क्योंकि कंट्रीज के स्टेक्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है। कैसे? जैसे कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई तो वहां पर अमेरिकन कंपनीज के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड हैं, तो उनके इंटरेस्ट हैम्पर होंगे। इसलिए ये न्यू लिबरलिज्म जो है, फ्री मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट है, वो एक बॉन्ड ऑफ इटर्नल पीस देता है। और इन सब चीजों से, जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 1-2 के टाइम पर इंटरस्टेट वॉर से थे, ये ट्रेडिशनल तरह के वॉर हैं। तो अब कंट्रीज क्या है, ट्रेडिशनल इंटरस्टेट वॉर की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसके मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। उसका कॉस्ट, अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो कंट्रीज वो करेंगे, एडवोकेट करेंगी या इंक्लाइंड होंगी कि वो किसी भी तरह के वॉर में नहीं जाए। आप चाहे देख लें ईरान और अमेरिका का बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन था, दोनों के टाइज में तो हमेशा ही स्ट्रेन्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों वॉर में नहीं जाते क्योंकि इससे ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। सेकेंड जो है फेस, वो है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं, हमने पढ़ा भी है लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में, लिबरल और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होता है उसमें। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि ये एक्चुअली जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड वाइड फैल गई है। कैसे? ऐसे तो देखा जाए तो जो वेस्टर्न हार्टलैंड है उसका माना जाता है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की ही है लिबरल डेमोक्रेसी, लेकिन ये धीरे धीरे एक्सपैंड करती गई। 2000 के अराउंड तो ऐसा हुआ कि अराउंड 2/3 ऑफ स्टेट्स के डेमोक्रेटिक, लिबरल डेमोक्रेटिक फीचर थे। एक्चुअली क्या हुआ कि ऐसे तो लिबरल डेमोक्रेसी एक्सपैंड कर ही रही थी, लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर, जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ 1990s में, तब क्या हुआ कि कुछ थिंकर्स जो हैं, जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे लिबरल डेमोक्रेसी के लिए, उन्होंने बोला कि एंड ऑफ हिस्ट्री आ गया। मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये आप बहुत बार आंसर्स में यूज करेंगे। तो इन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी ने, इसने वर्ल्ड में खुद को स्टैब्लिश कर लिया है। एक्चुअली लिबरल डेमोक्रेसी एक तरह से होप देती है कि कंट्रीज जो होंगी वो डायलॉग्स में बिलीव करेंगी, वो एग्रेशन में बिलीव नहीं करेंगी। और ये रिपब्लिकन लिबरलिज्म से आता है, जिसके रूट्स आप देखेंगे कि कांट, और उसी को यूज किया था वुड्रो विल्सन ने, कि डायलॉग से बेसिकली रिपब्लिकन लिबरलिज्म ही है जिस पर बेस्ड है यूएन। तो यूएन किस आइडिया से आता है? यूएन आता है कि कंट्रीज को आपस में बात करना चाहिए। यूएन क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जैसे जनरल असेंबली, कि कंट्रीज एक दूसरे से बात करें, डायलॉग्स करें। इससे वॉर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और वैसे भी यूएन बहुत बार पीस कीपिंग फोर्स भी रखता है, और
यूएन एक तरह से फैसिलिटेट भी करता है टॉक्स को। तो क्या है कि लिबरल डेमोक्रेसी एक तरह से इंटरनेशनल पीस का ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनका मानना है कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स होते हैं वो जनरली एग्रेशन में बिलीव करते हैं, और डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं वो नेचुरली पीसफुल होते हैं। थर्ड जो डायमेंशन है लिबरलिज्म का ग्लोबल एज में, वो है एथिकल डायमेंशन। एक्चुअली क्या हुआ, लिबरल वैल्यूज इंडिविजुअलिज्म पे जाती हैं, डॉक्ट्रिन्स पे बेस्ड हैं, जस्टिस पे बेस्ड है, टॉलरेशन पे बेस्ड है, ह्यूमन राइट्स पे, इंडिविजुअल की मॉरल वर्थ पे बेस्ड है। तो क्या हुआ कि इसका एक एथिकल डायमेंशन निकल कर आया। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम जीने लग गए, तो एथिकल डायमेंशन भी इसका सामने आया। एक्चुअली क्या हुआ कि न्यू मीडिया, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ और एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ कम्युनिकेशन का, तो क्या हुआ कि ये सारी वैल्यूज बियॉन्ड बॉर्डर्स जाने लगी, और हम लोग इतना ज्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहने लग गए हैं कि एक जगह अगर इनजस्टिस होता है तो दूसरी जगह तुरंत ही पता चलता है। और इतना हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में एक्चुअली क्या होता है कि रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आता है अदर कंट्रीज से, अदर नेशनल से। वो भले ही आपके स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन फिर भी आप एक तरह से रिएक्ट करेंगे अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे थुटिकोडी जो कस्टोडियल डेथ हुआ था तमिलनाडु में, उसमें क्या हुआ था, यूएन ने कमेंट किया था, वर्ल्ड वाइड ओवर आउटक्राई हुआ था। तो सिमिलर है। एक्चुअली क्या हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन के इस एज में एथिकल डायमेंशन बियॉन्ड बॉर्डर चला गया है, और जो स्टेट सॉवरेंटी थी ना, वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रही ह्यूमन राइट से। जैसे आप अगर देखेंगे कि स्टेट सॉवरेंटी का क्या मतलब है, स्टेट पावरफुल है, स्टेट हर तरह से पावर यूज कर सकता है कभी भी अपने स्टेट के सिटीजन्स पर। लेकिन क्या हुआ है कि स्टेट की सॉवरेंटी कहीं ना कहीं ब्लर हुई है, कहीं ना कहीं वीक हुई है, क्योंकि स्टेट्स अकाउंटेबल हैं इंटरनेशनल फोरम पे। तो अगर किसी भी तरह का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो कंट्रीज आंसरेबल होती हैं। भले ही इतना ज्यादा आंसरेबिलिटी का क्लॉज नहीं रहता होगा, लेकिन फिर भी कंट्रीज आंसरेबल होती हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। क्या होगा कि अगर आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे तो जनरली एमएनसीज नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें पता कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, दैट मीन्स पॉलिटी अनस्टेबल है। पॉलिटी अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा कि एमएनसीज वहीं आना चाहेंगे ना जहां स्टेबिलिटी होगा। ये जनरल बता रही, चाइना का केस डिफरेंट है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में तो खैर न्यूज ही बाहर नहीं आ पाती, तो आप क्या करेंगे। तो जो स्टेट का सॉवरेंटी है अपने सिटीजन्स को ट्रीट करने का, वो कहीं ना कहीं कर्टेल होता है ह्यूमन राइट्स की वजह से। आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी नाम दे सकते हैं। और इसका प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1945 में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जब कंट्रीज मिली थी और उन्होंने यूडीएचआर अडॉप्ट किया था। और कोल्ड वॉर के बाद ऐसा लगने लग गया कि अब तो ह्यूमन राइट्स ही सब कुछ होगा और ह्यूमन राइट्स ट्रांसेंड करेगा कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट वर्ल्ड में, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद डिसइंटीग्रेट हो गया था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जो एक्चुअली था वो कम्युनिज्म का फ्लैग बेयरर था। इसलिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा समझ रहे थे लोग कि अब तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रायम्फ ऑफ लिबरलिज्म बोला जा रहा था उस चीज को। और एक्चुअली क्या हुआ कि ह्यूमन राइट्स जो हैं या ह्यूमैनिटेरियनिज्म है, इसने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को भी डिफरेंट तरीके से हैंडल करने को प्रमोट किया। जैसे कि अमर्त्य सेन को आप देखेंगे, उनका डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे आंसर्स में भी कोट करेंगे, जब आप जस्टिस पढ़ेंगे तो अमर्त्य सेन ने अपनी डेवलपमेंट एज फ्रीडम को आप लिख सकते हैं, आप आगे पढ़ेंगे इसे डिटेल में। तो ये आइडियाज बेसिकली कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। हमने पॉजिटिव लिबरलिज्म पढ़ा था, टीएच ग्रीन का कंसेप्ट पढ़ा था ना, उसमें क्या बोल रहे थे कि डेवलपमेंट या नहीं, पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब है कि इंडिविजुअल जो है वो एम्पावर्ड हो, इंसान जो है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो उसको स्किल मिलना चाहिए। तो अमर्त्य सेन का जो इन्फ्लुएंशियल नोशन है
डेवलपमेंट एज फ्रीडम, वो यहीं से ड्रॉ करता है, यही प्रमाइस है। अब देखते हैं कि इतना सब रोजी पिक्चर आने के बाद एक जो लिबरलिज्म को चैलेंज भी आता है। आप एक स्टेटमेंट से समझिए, ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन में ही आ जाए इस तरह का स्टेटमेंट, लिबरल ट्रायम्फलिज्म नीड्स टू बी टेम्पर्ड बाय द रिकॉग्निशन ऑफ न्यू चैलेंजेस एंड थ्रेट टू लिबरलिज्म। तो हम देखते हैं कि लिबरलिज्म को, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी तक हमने पढ़ा कि लिबरल्स के सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, पीस है, इंटरनेशनल पीस आ रहा है, ह्यूमन राइट्स का रिकॉग्निशन हो रहा है जो कि ट्रांसेंड कर रहा है कैपिटलिस्ट बॉर्डर को, और मतलब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट बॉर्डर को। तो उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला है इसका एक चैलेंज कि नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। आप अगर प्रॉफिट सीकिंग रहेंगे या मार्केट इकोनॉमी में ही बिलीव करेंगे, आप ओपन छोड़ देंगे मार्केट को, तो देखा है इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा आने लग गई हैं। तो ये चीज सोशलिस्ट फोर्स से चैलेंज होती है। जैसे कि इनइक्वालिटीज की वजह से ही मॉडर्न लिबरल्स आए थे, जो पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं, जो इंडिविजुअलिटी को बोलते हैं कि इंडिविजुअल सिर्फ एटमिस्टिक नहीं है, वो एक्चुअली अपने डिसीजंस लेता है वहां वो जहां पर है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर डिसीजंस लेता है। दूसरा चैलेंज इन्हें आता है कम्युनिटेरियन थिंकर्स और मल्टीकल्चरलिज्म। मैकेंटायर वगैरह को आप बाद में पढ़ेंगे जब मैं मल्टीकल्चरलिज्म और कम्युनिटेरियनिज्म पढ़ाऊंगी। तो क्या है कि ये एक्चुअल कम्युनिटेरियंस बोलते हैं कि इंडिविजुअलिज्म का जो आइडिया है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि जो इंडिविजुअल है वो अनइंकम्बर्ड नहीं है, मतलब कि अनअटैच्ड रहेगा। इंडिविजुअल जो है वो अनअटैच्ड नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं जहां से, जिस सोसाइटी से आता है, उस सोसाइटी से वो अपनी वैल्यूज लेगा, उसके डिसीजंस, इंडिविजुअल के डिसीजन उन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लोअर कास्ट से आते हैं तो, या फिर आप लो क्लास से आते हैं, या आप मिडिल क्लास से आते हैं, तो आपके डिसीजंस जनरली आप देखेंगे कि मैनिफेस्ट होंगे। आपका डिसीजन होगा कि आप हार्ड वर्क करें तो आप अपर क्लास में जाएं। तो ये आइडिया जो है आप जहां पर सिचुएटेड हैं उससे आता है। तो इंडिविजुअल सेल्फ जो है वो अनइंकम्बर्ड है, मतलब वो अनअटैच्ड नहीं रह सकती है अपनी क्लास, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर से। सिमिलर व्यू एक्चुअली मल्टीकल्चरलिस्ट का भी आता है, जो सेलिब्रेट करने को बोलते हैं डाइवर्सिटी को। ऐसे ही जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं वो चैलेंज करते हैं एनलाइटनमेंट थ्योरी को, जो जिस पर लिबरलिज्म बेस्ड है। मैंने पहले भी लेक्चर में इवोल्यूशन और ओरिजिन में बताया था कि ये एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट से ही ये अपने आइडियाज डिराइव करता है। तो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स का मानना है कि जो इनका बोलना होता है रैशनैलिटी या ट्रूथ, तो पोस्ट मॉडर्न जनरली किसी भी थ्योरी को ट्रूथ नहीं बोलते। उनका मानना है कि सारा ट्रूथ इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है। आप अपने ट्रूथ को अनअटैच्ड नहीं रख सकते हैं आपके इंटरेस्ट से। सिमिलरली नॉन वेस्टर्न कंट्रीज से भी चैलेंजेस आए हैं लिबरलिज्म को। कैसे कि जो लिबरल्स का आइडिया है इंडिविजुअलिज्म का, या फिर ह्यूमन राइट्स का, या फिर स्टेट की अथॉरिटी वाला, कि स्टेट को लिमिटेड होना चाहिए, तो ये सारे आइडियाज को नॉन वेस्टर्न कंट्रीज ने चैलेंज किया है। जैसे कि महातिर मोहम्मद ने जो है एशियन वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया है। सिमिलरली वेस्टर्न कंट्री के इंट्रूशन की वजह से ही इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एक रीजन देते हैं कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का एक रीजन ये भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज से इंट्रूड करने लगे कल्चर पे। तो एक तरह से रिवाइवल हुआ एथनिक आइडेंटिटी का, रिलीजियस आइडेंटिटी का। तो ये आप देखेंगे कि लिबरलिज्म जो है वो अनचैलेंज्ड नहीं है, इसके इन सब जगहों से चैलेंजेस आते हैं। तो लिबरलिज्म खत्म हो चुका है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स होंगे जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, और लिबरलिज्म के बाद मैं नेक्स्ट टाइम फेमिनिज्म डिस्कस करूंगी। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.